बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सदर आरफ अलवी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। बज़ाहिर जो खबर बाहर निकालने की कोशिश की गई है और जो चीज़ें तय हुई कि देखिए अब मुलाकात इस लेवल पे हो रही है, एक दूसरे को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के लिए वफाकी हुकूमत ने पूरा दबाव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी डाला हुआ है। अदालत के अंदर उन केसों को इंटरटेन किया जा रहा है जिनको माजी में कई सालों से अदालतें ये कहती रही हैं कि ज़ाती निजी मामलात में हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इस मरतबा उन चीज़ों को इंटरटेन किया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वो एक तरफ एक गेम कर रहे हैं, इमरान खान साहब दूसरी जानिब अवामी प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हैं। 4 जगहों पर उनकी हुकूमत है, जिनमें से 2 जगहों पर, क्योंकि जनरल इलेक्शन यहाँ पाकिस्तान में होता है, तो वो हुकूमतें तहलील करने के फैसले पर अमल दरामद करना चाहते हैं। सदर आरफ अलवी के साथ वफाकी हुकूमत की मुलाकात हुई है वुज़रा के थ्रू, और वहां पे कुछ डिस्कशन हुई है। सीरियस तो ये है कि ये बातें अभी तक बाहर नहीं आई, इनके बारे में सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आरिफ अलवी साहब ने जो इमरान खान साहब से मुलाकात की है वो भी 1-on-1 मुलाकात थी, उसमें कोई तीसरा आदमी मौजूद नहीं था। जो लोग वहां आसपास हो सकते थे, मैंने उन सबसे रब्ता किया, तो गैस वर्क ही है, यानी वो एक अंदाजा ही लगा पाए हैं, लेकिन मुलाकात के अंदर मौजूद नहीं थे। मामला यह है कि परवेज खटक साहब ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ। आरिफ अलवी साहब का इस तरह अचानक से आना और पहले वहां वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत करना, वो भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। तीसरा जो एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी वो ये कि वफाकी हुकूमत का ये जियो पे खबर चली है, अभी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर ये होता है नहीं होता, कैसे होता है। मुल्की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के मुतवक्के ऐलान के बाद हिकमत अमली बनाई जाएगी, तमाम इत्तेहादियों से मिलकर इज्तिमाई हिकमत अमली बनाई जाएगी। इमरान खान के फैसलों के मुल्क पर पड़ने वाले असरात से कौम को आगाह किया जाएगा। यानी ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर इमरान खान ने असम्बलियां तहलील की तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और पाकिस्तान की जो डिफॉल्ट की जिम्मेदारी है, जो एक्चुअल जिम्मेदारी इस इंपोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों के ऊपर आती है। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तब जब इस तरह के लोगों को जबरदस्ती इक्तदार में बिठाया जाए जिनसे अवाम प्यार ना करते हो, या अवाम को लगे हमारी मर्जी के खिलाफ आ गए। लोग डर जाते हैं, लोग पैसा दबाकर बैठ जाते हैं, लोग कारोबार नहीं करते, और कारोबार डाउन जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी पीछे रह गया है। पाकिस्तान के 2.5 रुपए हों तो अफगानिस्तान का 1 रुपया बनता है, 2.5 रुपए से भी ज्यादा हों पाकिस्तान के। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान की करेंसी की, और ये हालत की है इसाक डार साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ और बाकी जमातों के साथ, पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर ये दुर्गत पाकिस्तान की इन सब ने बनाई है। 13 रुकनी तो एक इत्तेहाद है, 11 रुकनी एक है, फिर कुछ और जमातें उसमें शामिल होती हैं, मिला जुला के कुछ 16 लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाएं और पाकिस्तान के मीडिया का 95% हिस्सा भी मिलाएं, तो ये सारे मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक नया बयानिया उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये 2 चीजें हैं जिसको करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। एक तो ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर इसमें कामयाबी होती है तो ठीक है। दूसरा, इमरान खान साहब की बड़ी डिटेल मीटिंग अपनी पार्टी के लोगों से हुई है, और ये आखिरी फाइनल मुशावरत थी। इसमें 17 तारीख को इमरान खान साहब तारीख की अनाउंसमेंट करेंगे कि ये वाली तारीख को मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा, पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। उसमें फिर ऑप्शन सिर्फ ये रह जाएगा वफाकी हुकूमत के पास कि वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएं इन दोनों जगहों पर। और फिर ये चौधरी बरादरान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, या उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जाए या उन्हें तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाए। इसमें अब चौधरी खानदान का इम्तिहान है, खासतौर पर मूनस अलाई का और परवेज अलाई का, कि वो पंजाब के अंदर दबाव बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यह दावा कर रखा है कि वो पाकिस्तान की सियासत में अब रोल प्ले नहीं कर रहे। इस दावे की हकीकत का पता चलेगा चौधरी परवेज अलाई के फैसले से, क्योंकि चौधरी परवेज अलाई शहबाज शरीफ साहब से सियासी तौर पे नफरत करते हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते। और इसी तरह जो चौधरी परवेज अलाई हैं वो बाकी जमातों के साथ भी काम नहीं करना चाहते और इमरान खान के साथ चलना चाहते हैं। इसी में उनकी सियासी बका भी है, उनको मशवरा भी उनकी पार्टी ने यही दिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चौधरी परवेज अलाई साहब
एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं टाल सकते। अगर चौधरी इधर उधर भागते हैं तो ये अपनी सियासत तो खराब करेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह बेनकाब कर देंगे जो पंजाब की हुकूमत को बचाने की कोशिश करेगी। इमरान खान साहब के सामने जो तारीखें आई हैं मैं आपको बता देता हूं, ये 23 से 27 तारीख तक है। कुछ लोग 23 तारीख का दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब 23 तारीख दे सकते हैं। गालिबन जुमा है 23 तारीख को, और 23 तारीख की बात बहुत ज्यादा हुई है कि 23 तारीख को इमरान खान साहब कह सकते हैं कि जुमे वाले दिन असेंबलियां तहलील कर दी जाए, लेकिन ये 24, 25 और 27 तक भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब उस दिन कौन सी तारीख लेकर आते हैं, ये अब उनको पता है, लेकिन इख्तियार इमरान खान साहब को उनकी पार्टी ने इस फाइनल मुशावरत में दे दिया है। जबकि मुज़ाकरात की एक आखिरी कोशिश ऐसा लगता है कि साथ साथ हो रही है। बज़ाहिर सामने यह रखा गया है कि मार्केटें बंद करनी है जल्दी, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी चाहिए कि जल्दी मार्केटें बंद करें, और उसके लिए सदर पाकिस्तान से वज़रा जाकर मिले हैं। मेरे ख्याल में ये सदर पाकिस्तान का काम नहीं है, और ये तो ब्यूरोक्रेसी का करने का काम है। वफाकी हुकूमत सर्कुलेशन जारी करे और सूबे इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें और फिर इसके ऊपर काम करें, तो ये तो एक अलग किस्म का काम है। लेकिन सामने दिखाने के लिए ये बताया गया कि ये चीज़ें वहाँ डिस्कस हो रही थी। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है 10 बजे मार्केटों की बंदिश का कह रहे हैं। देखिए, मैं जब कई मुल्कों में 8 बजे भी बंद हो जाती हैं। जब आपको एनर्जी बचानी है, आपको कौमी पैसा बचाना है, तो फिर आपको मुश्किल इक़दाम करने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान को ऐसी सूरत में पहुंचा दिया है इन लोगों ने, तो फिर अब पैसे तो बचाने पड़ेंगे। देखना यह है कि इमरान खान साहब किस तारीख का ऐलान करते हैं, ये एक बड़ी खबर बनने जा रही है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत को अपने 2 इत्तेहादियों से खतरा पैदा हो गया था, वो काबीना के इजलास में भी नहीं आए। एक फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो बलूचिस्तान वाला जो उनका पोर्शन है वो, और दूसरा अख्तर बेंगल साहब की पार्टी, वो भी नहीं आए। मामला यह है कि रेकोडेक पे जो वफाक ने कंट्रोल ले लिया है और चीज़ें अपने कंट्रोल में की हैं एक कानून साजी के जरिए से, उस पर एक एतराज़ पैदा हुआ है। मैं ये खबर आपके सामने रखता हूं। रेकोडेक बिल पर इख्तलाफात हैं, ये एक्चुअली इसमें दरारें पैदा हुई हैं। देखिए, फजलुर रहमान साहब को तो मना लिया जाएगा बड़े आराम से, उनको तो हर चीज़ में सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए और वो मान जाएंगे। मामला अगर फंस जाएगा अख्तर बेंगल साहब में, क्या अख्तर बेंगल साहब भी बलोचों के हुकूक का सौदा करेंगे, या अख्तर बेंगल साहब बलोचों के हक के लिए इस हुकूमत के इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे? हुकूमत ने कल शाम को यह बात फैलाने की कोशिश की कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अख्तर बेंगल साहब मान गए हैं, लेकिन बाद में बेंगल साहब की पार्टी ने यह वादे कर दिया कि उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, अभी टाइम मांगा गया और मामला चल रहे हैं। खबर यह है कि हाल ही में जो बिल मंजूर हुआ है रेकोडेक से मुतालिक, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022, ये बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक के खिलाफ है। ये बलूचिस्तान की जमातें और वहां के लीडर्स इस बात को यूं समझते हैं। और पीर के रोज सेनेट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2022 मंजूर कर दिया था, जिसके बाद रेकोडेक कानकुनी मंसूबे की तश्कील नौ की राह हमवार हो गई थी। देखिए, ये मामला जनवरी और फरवरी का है, फरवरी मार्च का है गालिबन इसी साल का, जब इसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी किया था। जरा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं ये रेकोडेक है क्या। आपकी जो जमीन है ना, इसके ऊपर बहुत सारी बेल्ट्स बनी हुई हैं, बहुत सारी परतें हैं अंदर और बहुत सारी प्लेट्स हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी बेल्ट है जिसका नाम है टथयान बेल्ट। ये जो टथयान बेल्ट है ये शुरू हो जाती है पानी के अंदर समंदर से, ये यूनान में जाती है, हंगरी में, बल्गारिया में, रोमानिया में, तुर्की में, ईरान में, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, फिर आगे ये पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में आती है, गिलगित बल्तिस्तान में जाती है, चाइना में जाती है, तिब्बत में जाती है, बर्मा में जाती है, फिर वहां से मलेशिया और इंडोनेशिया में जाके ये खत्म हो जाती है। ये पूरी एक बेल्ट है जो जमीन के अंदर बनी हुई है ऊपर। इस बेल्ट में ना बहुत सारी मादनियात हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मादनियात हैं। पूरी बेल्ट जो है वो मादनियात से भरी हुई है, लेकिन इसका एक बहुत कीमती हिस्सा या सबसे कीमती हिस्सा वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके में है। यहां पे चागी आपने नाम सुना होगा, जहां पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। ये अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक जिला है चागी, जहां पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। ये चागी का जो जिला है वहां पे एक गांव है छोटा सा, उस गांव का नाम है रेकोडेक। रेकोडेक का जो मतलब है, मकामी ज़बान का लफ्ज है, इसका मतलब है रेत का पहाड़ या रेतीली चोटी, या इस तरह को इसका मतलब है। और सैंडी पीक इसको कहते हैं अंग्रेजी में, रेकोडेक। और यहां पे बहुत थोड़ी सी आबादी है और टेम्परेचर बड़ा शदीद है। सर्दियों के अंदर -10 होता है, गर्मियों में ये 40-50 तक चला जाता है। बारिश यहाँ पे कोई नहीं होती, बहुत सहरा की तरह का इलाका है, हवा बहुत तेज चलती है, रेत के तूफान यहाँ पे आते हैं। तो ये क्योंकि टथयान बेल्ट के ऊपर था, तो पाकिस्तान का जो एक डिपार्टमेंट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान,
उन्होंने 1978 में यहां पे ये खजाना ढूंढा था और ये ज़खायर मिल गए थे। ये जो ज़खायर यहां पे रेकोडेक में है, इनकी मिकदार जो है वो 6 अरब टन है। ये रॉ मटेरियल बता रहा हूं मैं आपको, इसमें सोना नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन इसमें 0.41% यानी आधा फीसद के करीब इस सारे 6 अरब टन के अंदर इसमें सोना और कॉपर है जो इसके अंदर से निकलता है। इसके ऊपर काम बहुत पहले शुरू किया गया था, एक मुआहदा भी हुआ था, लेकिन बाद में बलूचिस्तान की हुकूमत ने मुआहदा कैंसिल कर दिया था। ये टेथरॉन एक कंपनी है, उसकी आगे बहुत सारी दीगर कंपनियां हैं जिनमें एक का नाम बैरिक गोल्ड है, कारपोरेशन है, ये इसका ताल्लुक जो है वो कनाडा से है। तो इस तरह ये कंपनियां यहां पे काम कर रही थी, लेकिन वहां बलूचिस्तान की हुकूमत ने रोका। बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उसने इसको बंद करवा दिया उन्होंने, और ये मुआहदा कैंसिल हो गया। फिर इन्होंने केस कर दिया आलमी अदालत में पाकिस्तान के ऊपर। 2019 में उन्होंने केस जीत लिया, पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर का जुर्माना हो गया। तो तब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इस पर काम शुरू किया था। फिर मुआहदा इस तरीके से हुआ था कि 11 अरब डॉलर का जो जुर्माना हुआ है वो भी माफ हो जाएगा, और 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में मजीद ये कंपनियां लेकर आएंगी। 8,000 नई मुलाजमतें भी मिलेंगी, तमाम टैक्स भी ये पे करेंगे। 50% ये कंपनियां ले जाएंगी और 50% पाकिस्तान को मिलेगा। वो जो 50% पाकिस्तान को मिलेगा उसमें से 25% बलूचिस्तान को मिलेगा। हालांकि बलूचिस्तान उसमें ज्यादा हिस्सा मांगता है और बलूचिस्तान उसका कंट्रोल मांगता है अपने पास, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो कंट्रोल अपने पास ले रहे हैं। अब ये है एक मामला जहां पे आके सिंग फंस गए हैं बलूचिस्तान के लोगों के और वफाकी हुकूमत के, जिसकी वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ है। लेकिन आपको याद है, मैं आपको थोड़ी एक चीज, एक फैक्ट आपको बता देता हूं कि पहले जब इन कंपनियों के साथ हमारा मुआहदा हुआ था ना, तो ये 37.5% मुनाफा ले रहे थे। 12.5% मुनाफा में इनको दोबारा देना पड़ा जब अदालत ने यह मुआहदा कैंसिल कर दिया और आलमी सतह पर पाकिस्तान को जुर्माना हो गया। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा मंसूबा है, इसको चलना चाहिए। गैर मुल्की कंपनियां ही ये काम कर सकती हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान का इसमें फायदा है, ये काम होना चाहिए जैसे भी हो, लेकिन बलोचों के वसाइल पे, बलूचिस्तान के वसाइल पे पहला हक हमारे बलोच भाइयों का होना चाहिए। कंट्रोल भी उनका होना चाहिए, फैसला भी उनका होना चाहिए, मुनाफे का बड़ा हिस्सा भी उनको मिलना चाहिए, और बलूचिस्तान की तरक्की के ऊपर वो पैसा खर्च होना चाहिए, चंद लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए। तो ये इस तरह का एक पूरा मामला है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसको अगर आप चाहेंगे तो हम और भी ज्यादा आपके सामने आसानी से एलेबोरेट कर देंगे, आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये कैसे होता है। लेकिन एक दो और खबरें हैं। नैब ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ अपील ना करने का फैसला कर लिया है। नैब को भी पता है कि दांत तो उनके तोड़ दिए हैं, कानून भी बदल दिया है, और कानून बदलने के बाद हर चीज अब चेंज हो गई है। अब अपील करने का फैसला क्या है? क्यों करें? वो पैसे क्यों जाया करें, टाइम क्यों जाया करें? मेरे ख्याल में सब इस बात का इंतजार करेंगे कि नए इंतखाबात हों, नई हुकूमत बने, और अगर ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है या जिनके ऊपर नैब में केसेस हैं ये इक्तदार में नहीं आते तो फिर अपील करने का फैसला किया जाए अदालतों के अंदर। अदरवाइज फिर अपील करने का फैसला ही कोई नहीं है। जो भी चीज अदालत में जाती है इनके खिलाफ सबूत ही नहीं, चीजें ही नहीं, कुछ सामने ही नहीं आता। लोग डरते हैं, इक्तदार इनके पास है, कंट्रोल इनके पास है, सारे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और NRO 2 अपना मुकम्मल कर लेते हैं। लिहाजा अपील का हक जाया करने की बजाय बेहतर यह है कि अभी अपील ना की जाए। और वैसे भी नैब के अब पर ही कट गए हैं, वो करे क्या? दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी लोग बरी हुए हैं, ये जो कानून साजी हुई है नैब के बारे में, इसके बाद जो बरीयत हुई है अचानक, इन तमाम फैसलों को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। PTI इनको चैलेंज करने जा रही है। ये एक अच्छा डिसीजन होगा, इसको चैलेंज करें, इसको चलने दें केस को। जब इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के बाद अगर सूरत-ए-हाल तब्दील होगी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, गवर्नमेंट, अगर ये लोग चाहेंगे और एक कंसेंसस बनेगा पाकिस्तान में, तो एक बेहतर एहतसाब हो सकेगा, जिसका हम सारे ख्वाब ही देखते हैं। जब पाकिस्तान में कभी एहतसाब होने लगता है तो कोई ना कोई NRO हो जाता है और फिर सारा मामला जीरो पे आ जाता है। अभी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी सहूलत फराहम कर रही है, पूरी की पूरी सहूलत फराहम कर रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ऐसा लगता है कि उनको नाअहल करवा कर ही जान छोड़ी जाएगी, और सिर्फ एक मुद्दा रोजाना लाकर खड़ा करते हैं। क्या? रोजाना एक घड़ी का मामला, एक तोशा खाना का मामला लाकर खड़ा करते हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने खरीदो फरोख्त की है, चीजों को खरीदा, अपने पास कुछ को रखा, बाकी बेच दिया। अब ये उन्होंने खरीदा और उन्होंने बेचा, इसमें कानून की किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये वकला भी कहते हैं।
लेकिन इसके बावजूद रोजाना इस मामले को उठाया जाता है, रोजाना इस पे बात की जाती है और एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग इस पे काम कर रहे हैं सबको पता है। लेकिन जब जब तोशाखाना के इस मामले को उठाया जाता है, इस कौम को एक बात पे तो यकीन हो जाता है कि इमरान खान करप्ट नहीं था, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकाल सके, कोई किकबैक्स नहीं निकाल सके, ठेकों में करप्शन नहीं निकाल सके, कोई 2 नंबरी बहुत बड़ा मेगा करप्शन का स्कैंडल नहीं ला सके। लेकर आए तो क्या है कि आपने तोशाखाना से तहाइफ खरीदे और बाद में आपने बेच दिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।